सुप्रीम कोर्ट और उसका आदेश माने ठेंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग कह रहा है, उसके लोग कह रहे हैं और बाकायदा अखबारों में रिपोर्ट हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जिन 65 लाख लोगों का नाम कटा है उनके लिए नाम जुड़वाने के लिए कुछ निर्देश दिया था, चुनाव आयोग को भी, अन्य संबंधित लोगों को भी। मगर अभी बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो इस बात का स्पष्ट सबूत है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट माने ठेंगा समझ लिया है और दिखा भी रहा है। और ये पहली बार नहीं, लगभग 2 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश दिए थे चुनाव संबंधित, केजरीवाल ने नहीं माना। ऐसा लगता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत खुद ही अपने हाथ से अपनी इज्जत लुटवाने बैठी है, वरना अवमानना की कार्रवाई होती तो एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था को इस तरह से मुंह नहीं चढ़ाती। उधर चुनाव आयोग ने आज आंकड़ा बताया है कि कितने लोगों ने कागज जमा किया, मगर जो आंकड़ा बताया है वो सिर के ऊपर से निकल जा रहा है। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि बिहार में जो लोग हैं वो खुद ही जांचें क्या सच है क्या नहीं। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने अमित शाह को करारा जवाब दिया है और जानकारों का मानना है कि केजरीवाल जो करना चाहता है उसने कर लिया है और कोई इस मुगालते में न रहे कि गड़बड़ी नहीं होगी। यानी खेल पलट चुका है, खेला हो चुका है। आप चिल्लाते रहिए, ये बातें क्यों हो रही हैं विस्तार से सब कुछ समझेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। 2 सेकंड लगता है, अभी निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसकी QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 सितंबर की तारीख बिहार की जंग में निर्णायक होने वाली है, क्योंकि इसी दिन बिहार की वोटर लिस्ट आएगी और इसी दिन पटना के गांधी मैदान में राहुल तेजस्वी की ऐतिहासिक रैली होगी। मुद्दा वोट चोरी का है और ये नारा अब बिहार के बच्चा बच्चा की जबान पर है। सवाल ये है कि आखिर ये नारा जनता के बीच कैसे पहुंच गया? चौकीदार चोर है का नारा जनता तक क्यों नहीं पहुंचा और वोट चोरी का नारा मोदी से कैसे चिपक गया? आखिर बिहार की जनता राहुल गांधी के वोट चोर के आरोपों से कैसे कनेक्ट कर रही है? महाराष्ट्र, केरल, यूपी और बिहार में ये नारा कैसे गूंज रहा है? क्योंकि चौकीदार चोर है कहने वाले राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को अब वोट चोर बुला रहे हैं और जनता भी कह रही है कि मोदी वोट चोरवा है। तो आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि केजरीवाल कुछ सुनने को राजी नहीं है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में एक को वोट चोरी होने नहीं देंगे। तो पहली बात ये कि जब बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट आएगी तो पता चलेगा कि कितने लोगों के नाम कट गए और नाम काटने का मतलब है आप वोट नहीं दे पाएंगे। तो अधिकार जनता का छिन रहा है और जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए राहुल गांधी को जनता का समर्थन भी मिल रहा है। उसे समझ आ गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव की फर्जी वोटर लिस्ट को बदलने के लिए बिहार और दूसरे राज्यों में SIR कराया जा रहा है ताकि हर सबूत को मिटा दिया जाए। बिहार के बाद SIR उड़ीसा में होने वाला है और वहां भी बीजेपी ने 2024 में विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव में खेला कर दिया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी एकदम से सत्ता पलट देगी और जब BJD ने सवाल उठाया था तो केजरीवाल ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो जब बिहार की फाइनल लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि 2024 वाली वोटर लिस्ट से कितने लोगों के नाम गायब हो गए। तो 1 तारीख के बाद राहुल तेजस्वी की लड़ाई का पहला पॉइंट ये होगा कि फलाने का नाम क्यों कटा और फिर दूसरा पॉइंट ये होगा कि बिहार की फाइनल वोट लिस्ट में कितने लोग फर्जी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर केरल तक लगातार वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव, स्क्रोल, दैनिक भास्कर और अजीत अंजुम ने लगातार ये बताया कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में फर्जी नाम है और लोकहित इंडिया ने लगातार इन सबको आप तक पहुंचाया। मगर बात यह है कि बिहार में चुनाव आयोग अपनी मनमानी करने में कैसे कामयाब हो गया और कैसे केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा दिया है और अब कह रहा है कि 98% से ज्यादा लोगों ने अपने कागज जमा कर दिए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि केजरीवाल जो करना चाहता था वो करने में कामयाब हो गया है। मगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक को वोट चोरी होने नहीं देंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत अलग है और इस हकीकत को केजरीवाल भी छुपा रहा है। ज्ञानेश कुमार के तंत्र ने कह दिया है कि बिहार के 98.2% वोटरों ने अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है और योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि बिहार में ग्राउंड पर मौजूद लोग इस दावे का फैक्ट चेक करें, क्योंकि जिस दिन केजरीवाल ने सब चंगासी का दावा किया, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने उसकी पोल खोल दी। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बबेले ने लिखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर SIR को लेकर चिंता पैदा करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आधार कार्ड को मान्य किया जाए और वोटर लिस्ट में इसके आधार पर नाम जोड़ा जाए, लेकिन BLO कह रहे हैं कि जब तक बिहार के निर्वाचन आयोग से उन्हें लिखित आदेश नहीं मिल जाएगा तब तक वे आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। गाँव में लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है और कटे हुए नाम दोबारा जोड़ने की आखिरी तारीख 1 सितंबर है। क्या ये सीधे
आदेश सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? क्या ये 65 लाख लोगों से उनका मताधिकार छीनने का असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक षड्यंत्र नहीं है? आखिर कोर्ट का आदेश और जमीनी सच्चाई एक दूसरे से कोसों दूर क्यों है? इसलिए कहा जा रहा है कि केंचुआ का 98.2% लोगों के कागज जमा करने का दावा हवाई है, झूठा है। पूर्णिया के लोगों के पास ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा नहीं है, लोगों को साइबर कैफे के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और ऑनलाइन भी एप्लीकेशन जमा हो सकता है, इस बात की जानकारी गरीब वोटरों को नहीं है। याद करिए, जिस दिन यानी 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आदेश आया कि ऑनलाइन भी फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन रखिए, तभी हमने कहा था कि क्या बिहार की गरीब जनता इस काबिल है कि वो लोग लाइन लगाकर या फिर खुद से ये ऑनलाइन फॉर्म भरवा पाएंगे? अब देखिए वही बीमारी सामने आ रही है। मुसहर टोली में तो हालत और खराब है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये SIR क्यों हो रहा है। पूर्णिया के ही वार्ड नंबर 11 के BLO ने कहा कि 999 वोटरों में से 700 ने कागज जमा किए हैं, मगर ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड या बैंक पासबुक है और ये कागज इलेक्शन कमीशन के 11 मान्य दस्तावेजों में से आते ही नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही भोजपुर की BLO सुचित्रा सिन्हा ने कहा कि 1 हफ्ते में आधार जमा करवाना नामुमकिन है, डेडलाइन बढ़ानी चाहिए। और पूर्वी चंपारण के एक BLO ने कहा कि जब तक बिहार का चुनाव आयोग लिखित आदेश नहीं देगा, आधार को स्वीकार नहीं करेंगे। तब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के आदेश का क्या है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कहा था कि 11 अन्य दस्तावेजों के साथ साथ आधार कार्ड भी मान्य होगा। तो BLO और BLA उस दस्तावेज को मान्य क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल सच्चाई यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू ही नहीं किया है, वरना BLO और BLA इस तरह की बात नहीं कह सकते थे कि जब तक लिखित आदेश नहीं आएगा स्वीकार नहीं करेंगे। अब याद करिए, 2 दिन पहले जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और बागची की बेंच ने यह आदेश दिया कि आधार कार्ड को भी शामिल करिए, उसी दिन मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केंचुआ मानेगा। पहले भी आपने कहा था कि आधार कार्ड ले लो, नहीं लिया, साफ साफ मना कर दिया, और एक बार फिर से आप कहकर देख लीजिए, वही रिजल्ट सामने आ रहा है। यानी बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट कहता रहे केंचुआ नहीं मानेगा, भाजपा इस सिस्टम नहीं मानेगा। बात एकदम साफ है कि केंचुआ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची के निर्देशों को ठेंगा दिखा रहा है। क्या केंचुआ की यह मनमानी इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिखित आदेश पारित नहीं किया है? कोर्ट ने बस इतना कहा कि इलेक्शन कमीशन और पार्टियां मिलकर काम करें, और ये मौखिक निर्देश केंचुआ के लिए मनमानी करने की वजह बन गया। सच्चाई ये भी है कि जस्टिस सूर्यकांत और जय माल्या बागची की बेंच ने SIR की वैधता पर कोई फैसला नहीं लिया। कपिल सिब्बल और गोपाल शंकर नारायण ने बार बार कहा कि SIR गैर कानूनी है क्योंकि यह संसद की मंजूरी के बिना शुरू हुआ है, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं सुना। याद करिए, उस दिन मैंने भी कहा था कि अदालत ने असली सवालों को छुआ ही नहीं, इसके बजाय कोर्ट ने चुनाव आयोग को और समय दे दिया। लेकिन यह समय किसके लिए दिया गया? उन गरीब वोटरों के लिए जो साइबर कैफे तक पहुंच नहीं रखते और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, जो खाने को मोहताज हैं, वो जाएंगे पैसा देके अपना नाम दर्ज करवाने। तो सवाल है कि यह समय किसके लिए? उन BLOs के लिए जो पहले ही सत्ताधारी पार्टी के दबाव में। आखिर 65 लाख लोगों का नाम कैसे जुड़ेगा जब BLO आधार कार्ड स्वीकार करने को तैयार नहीं है? जब इलेक्शन कमीशन ने ही कहा था कि 65 लाख नाम काटे गए हैं क्योंकि ये लोग या तो मृत हैं या डुप्लीकेट हैं या अनट्रेसेबल है। मगर जब कोर्ट ने लिस्ट मांगी तो केंचुआ बहाने बनाने लगा। 14 अगस्त को कोर्ट ने जोर देकर कहा कि 65 लाख की लिस्ट और नाम काटने का कारण वेबसाइट पर डालो, तब जाकर लिस्ट पब्लिक हुई। मगर इन्हीं लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आधार को स्वीकार करने के लिए भी कहा था, और अब BLO कह रहे हैं कि जब तक राज्य चुनाव आयोग लिख कर नहीं देगा आधार को स्वीकार नहीं करेंगे। सवाल है कि राज्य चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को वो ठेंगे पर रखता है, रद्दी के भाव समझता है? ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्ञानेश कुमार के साथ सत्ता खड़ी है, और इस केस में BLO के साथ BLA यानी बूथ लेवल एजेंट की भी बड़ी भूमिका है। इन्हीं लोगों को शास्त्रों में पन्ना प्रमुख कहा गया है। भोजपुर के एक BLO M साफिर अली ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट को तो पता ही नहीं है कि वे किस पार्टी के बूथ लेवल एजेंट हैं, और जिन्हें पता है उनके पास न तो संसाधन है न ही टाइम है। क्योंकि बिहार जैसे राज्य में कोई बूथ लेवल एजेंट क्यों बनेगा? किसके पास इतना समय है फालतू का जो बिना किसी पेमेंट के किसी पार्टी के लिए काम करेगा? जबकि उसे पता है कि जीतने के बाद नेताजी सुनते तो है नहीं, सीधे मुंह बात तो नहीं करते। मगर बीजेपी के पास पैसा है और वो अपना BLA भी बना सकती और दूसरी पार्टी के BLA को खरीद भी सकती है, या फिर अपने ही लोगों को दूसरी पार्टी का BLO भी बना सकती है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का कमाल जनता ने देखा है। मगर दूसरी पार्टियों के पास यह ऑप्शन नहीं है कि वो पैसा देकर फुल टाइम BLA नियुक्त कर ले। सीनियर एडवोकेट अरुण अग्रवाल का सवाल है कि राजनीतिक पार्टियों के पास बूथ लेवल एजेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? क्या यह पैसा सुप्रीम कोर्ट के मिलार लोग देंगे या ज्ञानेश कुमार अपनी जेब से देंगे, बाहू का खेत बेच के? एक और बात कि बिहार के SIR का विरोध बीजेपी नहीं कर रही है और न ही वो किसी बात की शिकायत कर रही है। तो बीजेपी का बूथ लेवल एजेंट क्या विधानसभा में वोटर प्रोफाइलिंग कर रहा है कि कौन बीजेपी का वोटर है, कौन विपक्ष
विपक्षी पार्टियों का है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के जिम्मे एक शुद्ध वोटर लिस्ट बनाने का काम कैसे छोड़ा जा सकता है? अब याद करिए, ये सवाल भी मैंने उस समय पूछा था कि जिन लोगों से, जिन पार्टियों से आपने ये काम शुरू करने से पहले पूछा तक नहीं, वो मना करते रहे, आपने सुना तक नहीं, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सहयोग करें और समस्याओं के लिए उनके सर पे ठिकरा कैसे फोड़ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे कह दिया कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग का सपोर्ट करें? ये तो वैसे ही हो गया जैसे बीजेपी के तंत्र पर भरोसा कर लेना कि भाजपा के पास पन्ना प्रमुख के साथ पैसा भी है तो दूसरी पार्टियों के पास भी होगा। जबकि 22 अगस्त को ही केंचुआ के वकील राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि चुनाव आयोग पर भरोसा रखें, एक भी वोटर नहीं छूटेगा, 65 लाख नाम काटने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। राकेश द्विवेदी ने कोर्ट से 15 दिन का समय मांगा ताकि वो ये साबित कर सके कि किसी का नाम नहीं कटा गया है। इसलिए चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि उनके पास 98.2% वोटरों के कागज जमा करने का डेटा कहां से आया है। और अगर 98.2% लोगों के कागज जमा हो चुके हैं तो फाइनल वोटर लिस्ट आने में अभी 7 दिन का वक्त है। ऐसे में तो 100% लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है। फिर वो 65 लाख लोग कहां गए जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल करने को सुप्रीम कोर्ट कह रहा था? अदालत ने बस कह दिया कि राजनीतिक पार्टियां अपने बूथ लेवल एजेंट को लगाएं, लेकिन ये बूथ लेवल एजेंट आएंगे कहां से? याद रखिए कि एसआईआर की सुनवाई में 3 मेन सवाल थे, मुख्य सवाल। पहला, एसआईआर वैध है कि नहीं, दूसरा, एसआईआर की प्रक्रिया सही है कि नहीं, और क्या इसे कराने का समय ठीक है। मगर इनका जवाब देने की बजाय कोर्ट ने चुनाव आयोग को और टाइम दे दिया। ये तो बात वही हो गई कि चोर को कहो कि जाओ चोरी करो, लेकिन थोड़ा सावधानी से करना। सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानेश कुमार और उनके केंचुआ गिरोह को वो सारी छूट मिल गई जो वो चाहते थे। और अब फाइनल लिस्ट आएगी तो किसका नाम होगा किसका नहीं, ये किसी को पता नहीं। और जब सवाल होंगे तो ज्ञानेश कुमार कह देंगे कि राजनीतिक पार्टियों ने सहयोग नहीं किया। अब सवाल यह है कि बिहार के वोटर लिस्ट में केंचुआ धांधली करेगा कैसे? बहुत आसान है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को आ चुकी है और 1 सितंबर तक दावे आपत्तियां दर्ज होनी, लेकिन फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को आएगी और तब तक जो नाम कट चुके हैं उन्हें वापस लाने का बोझ वोटर और राजनीतिक पार्टियों पर है। एक हफ्ते में किसी का भी नाम जुड़ नहीं पाया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद कौन जाएगा डीएम के पास अपील करने? किसके पास टाइम है और संसाधन है? और अगर कोई अपील करता भी है तो चुनाव आयोग ने कहा है कि बिना स्पीकिंग ऑर्डर के नाम नहीं कटेगा, लेकिन ये ऑर्डर कौन देगा? वही बीएलओ जिन्हें पहले ही नॉट रिकमेंडेड लिखकर लाखों नाम काटने का जिम्मा दिया गया है। 1 तारीख को जब बिहार में वोटर लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि किसका नाम कट गया और किसका नाम बच गया। तब समझ में आएगा कि केंचुआ ने कितनी निष्पक्षता दिखाई है। और राकेश टिकैत ने 2 लाइन में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। टिकैत ने कहा कि जिस देश में उपराष्ट्रपति गायब हो जाता हो वहाँ वोट चोरी बहुत छोटी चीज है। टिकैत का इशारा जगदीप धनखड़ की चुप्पी पर है, क्योंकि जनता पूछ रही है कि धनखड़ साहब कहाँ हैं, मगर न तो मोदी सत्ता बता रही है और न ही धनखड़ साहब बता पा रहे हैं कि वो कहाँ हैं। मगर बात सिर्फ बिहार की नहीं है, केंचुआ केरल में भी बहुत कुछ छिपा रहा है। कांग्रेस नेता टी.एन. प्रतापन का आरोप है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी नेता सुरेश गोपी ने 60,000 से ज्यादा फर्जी वोट डलवाए। इसके लिए फर्जी दस्तावेज और झूठे हलफनामे दिए गए। और जब कांग्रेस नेता अनिल अक्कारा ने आरटीआई फाइल की तो केंचुआ ने कागज देने से मना कर दिया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से त्रिशूर की सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट की कॉपी मांगी थी, मगर जिला प्रशासन ने कह दिया कि ये रिकॉर्ड्स चीफ इलेक्शन ऑफिसर और आईटी डेटाबेस में है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होने के चलते पार्टी को नहीं दिए जा सकते। मैंने बताइए, देश की जनता का डेटा केंचुआ अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बता रहा है, राजनीतिक दलों को नहीं दे सकते, जैसे इनके बाप का हो सब कुछ। सोचिए जरा, वोटर लिस्ट कब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई? मगर केंचुआ केरल का हो या महाराष्ट्र का, वो एक ही तरीके से बिहेव करता है, गुजराती जोड़ी जैसा चाहती है। और उसका मकसद 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत को छुपाना है। और जब से राहुल गांधी ने महादेवपुरा मॉडल का खुलासा किया है, केरल की त्रिशूर सीट पर बीजेपी की जीत सुर्खियों में है। प्रतापन ने 2 टूक कहा कि अगर चुनावी डेटा सामने आ गया तो सुरेश गोपी 1 मिनट के लिए सांसद नहीं रह पाएंगे। मगर यह सिर्फ त्रिशूर की बात नहीं है। केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष बी गोपालकृष्णन ने तो खुलेआम कह दिया था कि हम जहां चाहेंगे वहां वोटर लिस्ट में नाम जोड़ देंगे, मगर हलफनामा सिर्फ राहुल गांधी से मांगा जाएगा। और उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी दरअसल बोगस जनता पार्टी है जो बिना वोट चोरी के महाराष्ट्र में चुनाव जीत ही नहीं सकती। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का राज वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है। इस बीच विपक्ष ने मोदी सत्ता के खिलाफ
सभी ने अवज्ञा का रास्ता चुन लिया है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ने तो ऐलान भी कर दिया है मामला संविधान के 130वें संशोधन का है। दोनों पार्टियों ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस विधेयक के पास होने के बाद गंभीर आरोपों में घिरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को 31वें दिन पद छोड़ना पड़ेगा, या फिर कोई भी मंत्री हो। ममता बनर्जी ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार दिया है और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि जेपीसी और एसआईआर से ध्यान भटकाने की ये साजिश है। अखिलेश ने कहा कि अमित शाह खुद कहते थे कि उन्हें फर्जी केस में फंसाया गया है, फिर यह बिल क्यों लाया गया? सवाल यह है कि क्या कांग्रेस, टीएमसी और अखिलेश का साथ देगी? क्या पूरा विपक्ष 130वें संविधान संशोधन के खिलाफ सविनय अवज्ञा की ओर बढ़ रहा है? ममता और अखिलेश का जेपीसी बहिष्कार इस बात का संकेत है कि विपक्ष अब और बर्दाश्त नहीं करेगा और ममता अखिलेश के दबाव में कांग्रेस को भी फैसला लेना होगा। विपक्ष ने मोदी सत्ता का समर्थन नहीं किया तो इस मुद्दे पर अमित शाह की बेइज्जती तय है, क्योंकि यह सरकार बैसाखियों पर टिकी है, उनके पास बहुमत नहीं है। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब ये नहीं होता कि उसमें सिर्फ सत्ता पक्ष के सांसद होंगे। जेपीसी पक्ष और विपक्ष को मिलकर बनती है और विपक्ष ने बायकॉट कर दिया तो जेपीसी कैसे बनेगी? इस बीच विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने अमित शाह पर पलटवार किया है। दरअसल अमित शाह ने 2011 के सलवा जुडूम फैसले को लेकर सुदर्शन रेड्डी पर नक्सल समर्थक होने का आरोप लगाया था और रेड्डी ने 24 अगस्त को द हिंदू से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि सरकार को नक्सलियों के साथ लड़ना चाहिए। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं थोप सकती और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रेड्डी ने सलवा जुडूम को असंवैधानिक करार दिया क्योंकि सरकार आदिवासियों को हथियार देकर नक्सलियों से लड़वा रही थी। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि लगता है अमित शाह ने फैसला पढ़ा ही नहीं या फिर उन्हें गलत जानकारी दी गई। रेड्डी का ये पलटवार अमित शाह पर हमला नहीं है बल्कि मोदी सत्ता के उस मानसिकता को करारा जवाब है, करारा तमाचा है जो संवैधानिक संस्थाओं को डराने की कोशिश करता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वोट चोरी से लेकर न्यायपालिका पर नक्सलियों का समर्थन करने का आरोप लगाने वाले अमित शाह के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।